अगर पीएम मोदी एक डिक्टेटर है या फिर धीरे धीरे डिक्टेटर बन रहे हैं तो फिर रुको, ये तो डिक्टेटर बाद में बनेंगे। इनसे पहले भारत के अंदर एक डिक्टेटर एग्जिस्ट करता है या फिर एग्जिस्ट करती है, ममता बनर्जी। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद कांग्रेस के लीडर ये बात कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक डिक्टेटर हैं। और सिर्फ कांग्रेस मिनिस्टर ही नहीं बल्कि यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू भी ये बात कह रहे हैं कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के अंदर डिक्टेटरशिप चला रही है। और सिर्फ एक यूनियन मिनिस्टर नहीं बल्कि पूरी की पूरी बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के अंदर डिक्टेटरशिप चला रही है। अब कुछ सॉलिड रीजन तो जरूर होंगे कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर ममता बनर्जी पर डिक्टेटरशिप के आरोप लगा रही है। तो आइए जानते हैं आखिर कैसी है ममता बनर्जी की डिक्टेटरशिप। बंगाल के विकास के लिए यहाँ 1% भी सच्चाई, 1% भी सच्चाई तो ये ठीक नहीं। अभी कुछ ही साल पहले 10 मई 2019 को बीजेपी की यूथ मिनिस्टर प्रियंका शर्मा को वेस्ट बंगाल की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। सपोज करो क्यों अरेस्ट किया गया होगा? नहीं, कोई करप्शन नहीं किया। दरअसल प्रियंका शर्मा ने ममता बनर्जी पर एक मीम बनाकर उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इतनी सी बात पर ममता बनर्जी ने बीजेपी मिनिस्टर को अरेस्ट करवा दिया। वो तो बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर प्रियंका शर्मा को बेल मिली। और दूसरी तरफ देश के प्राइम मिनिस्टर को एक छोटा सा एमपी भरे मंच पर पनौती कह देता है। वहां पे पनौती हरवा दिया। पर पीएम मोदी तो उसको कुछ नहीं कहते। अच्छा, वहां तो डिक्टेटरशिप चल रही है ना, वो थोड़ी ना कुछ कह सकते हैं। चलो अब दूसरे केस की ओर बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाया कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के अंदर डिक्टेटरशिप चला रही है। पुलिस वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेशर के अंदर काम कर रही है क्योंकि वेस्ट बंगाल का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अपने ओपोनेंट्स बीजेपी और कांग्रेस पर इलीगल गन्स रखने के फेक केस फाइल कर रहा है। बल्कि यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि बीजेपी के लीडर्स कोई गन नहीं रखते बल्कि वो तो सिर्फ रामनवमी के अवसर पर त्रिशूल और तलवारें रखते हैं। और ये त्रिशूल और तलवार भी वो किसी को मारने के लिए नहीं रखते बल्कि वेस्ट बंगाल के अंदर रामनवमी की रैलियों के अंदर त्रिशूल और तलवारें रखना उनका एक ट्रेडिशन है जो सालों से चलता आ रहा है। पर ममता बनर्जी अपने ओपोनेंट्स पर इलीगली गन्स रखने के आरोप लगा रही है। अब यहाँ थोड़ी ना मर रही है डेमोक्रेसी, यहाँ तो एकदम प्योर डेमोक्रेसी चल रही है। यूनियन मिनिस्टर ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स को वेस्ट बंगाल के अंदर इम्प्लीमेंट ही नहीं करने दे रही है। इन्हीं वेलफेयर स्कीम्स का ममता बनर्जी की गवर्नमेंट के अंदर एक स्कैम भी सामने आया है। जब द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने बताया कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने 229 करोड़ का स्कैम किया है इन वेलफेयर स्कीम्स को लागू ना करके। सेंट्रल गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम जो गरीबों के लिए निकाली जाती है, टीएमसी गवर्नमेंट उनके पैसों को अपनी जेब में डाल रही है। पर स्टिल यहाँ डेमोक्रेसी नहीं मर रही। चलो अब थर्ड केस की ओर चलते हैं। पिछले साल 11 अप्रैल को हनुमान जयंती के ओकेजन पर बीजेपी ने एक रैली निकालनी चाहिए पर वेस्ट बंगाल की बीरभूम डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने परमिशन ही नहीं दी। पर वेस्ट बंगाल में बीजेपी की रैली निकालने की परमिशन पहली बार रिजेक्ट नहीं हुई बल्कि इससे पहले 31 मार्च को बीजेपी की एक यूनिट ने एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मांगी थी पर उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। अब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट बीजेपी की नॉर्मल रैलियों को ही रिजेक्ट नहीं कर रही बल्कि बड़े बड़े नेताओं की रैलियों को भी रिजेक्ट कर रही है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने अमित शाह और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की रथ यात्रा को भी रिजेक्ट कर दिया। गवर्नमेंट से रिजेक्शन के बाद बीजेपी लीडर्स कोलकाता हाई कोर्ट गए और वहां जाकर उन्हें परमिशन मिली। अब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट बीजेपी को रैली निकालने की परमिशन भी नहीं दे रही पर स्टिल यहाँ डेमोक्रेसी नहीं मर रही बल्कि डेमोक्रेसी तो वहीं मरती है जब राहुल गांधी पूरी यात्राएं निकाल लेते हैं। चलो अब फोर्थ केस की ओर चलते हैं। भारत की पॉलिटिक्स में इलेक्शन वायलेंस होना कोई नई बात नहीं है। पहले देश के अंदर हर इलेक्शन के टाइम पर कहीं ना कहीं वायलेंस हुआ करता था पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया इलेक्शन के टाइम पर वायलेंस होना कम होता गया और आज शायद ही किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन के टाइम पर वायलेंस होता होगा वेस्ट बंगाल को छोड़कर। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के टाइम पर वायलेंस पहले भी होता था, आज भी होता है और आगे का मुझे पता नहीं क्योंकि कोलकाता से पूरे वेस्ट बंगाल के रूरल एरियाज के अंदर इलेक्शन वायलेंस को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। या फिर वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट इलेक्शन वायलेंस को जानकर ही कंट्रोल नहीं करना चाहती, इसके बारे में अभी आपको आगे सब कुछ पता चलेगा। वेस्ट बंगाल में 2018 के पंचायत इलेक्शन में वोटिंग के दिन फेक वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस, आगजनी जैसे इंसिडेंट देखने को मिले थे। उस पंचायत इलेक्शन में 10 लोगों की डेथ हुई थी और पता नहीं कितने ही लोग घायल हुए थे। इस बार 2023 के पंचायत इलेक्शन में भी वायलेंस होगा ही होगा, ये सबको पता था। इसलिए हाई कोर्ट ने पहले ही 60,000 पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय कर
दिया था ताकि इलेक्शन वायलेंस ना हो। पर अगेन पंचायत इलेक्शन के अंदर हद से ज्यादा डेडली वायलेंस देखने को मिला, करीब 22 लोगों की डेथ हो गई। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि 60,000 पैरामिलिट्री फोर्स होने के बावजूद भी वायलेंस कैसे हुआ। तो हकीकत में वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जानकर वायलेंस करवाया था। इस इलेक्शन वायलेंस के बाद वेस्ट बंगाल की बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि टीएमसी के इशारों पर काम करने वाले स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पैरामिलिट्री फोर्स को वायलेंस की जगहों पर तो तैनात ही नहीं किया। अब आप ही बताओ, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स की जरूरत पड़ रही है तो फिर क्या इसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहा जा सकता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी छोड़ो, इसे तो अनफेयर इलेक्शन कहना भी पाप है, क्योंकि अनफेयर इलेक्शन में भी कम से कम सिर्फ चीटिंग ही होती है। लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी नहीं मर रही, यहाँ तो एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। चलो फिफ्थ एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। वेस्ट बंगाल के कोलकाता के एक गांव संदेशखाली के अंदर पिछले 2 महीने से तूफान आया पड़ा है। नहीं, ये कोई नॉर्मल तूफान नहीं है, ये तो पॉलिटिकल तूफान है। टीएमसी के कई लीडर्स पर संदेशखाली की सैकड़ों महिलाओं के सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप लगे हैं, जिनको ममता बनर्जी ने खूब बचाने की कोशिश की पर बचा नहीं पाई। करोड़ों रुपए के राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम के आरोप में संदेशखाली की टीएमसी के एक पावरफुल नेता शाहजहां शेख के रेजिडेंस पर ईडी ने रेड मार दी। पर उस इलाके के लोगों ने, या बोलूं तो शाहजहां के गुंडों ने ईडी ऑफिसर्स को घर में घुसने से रोका। बल्कि सिर्फ रोका ही नहीं, उन ईडी ऑफिसर्स को मार पीट कर संदेशखाली से 74 किलोमीटर दूर भगा कर आए। अब ये शाहजहां शेख कोई आम नेता नहीं है, बल्कि संदेशखाली के आसपास के डिस्ट्रिक्ट का एक पॉलिटिकल गुंडा है और टीएमसी का लीडर होने के साथ साथ बशीर हर डिस्ट्रिक्ट का एक जिला परिषद का मेंबर भी है। ये शाहजहां शेख पहले सीपीआईएम का मेंबर था और उसके बाद में 2013 के अंदर टीएमसी का मेंबर बन गया। टीएमसी में आते ही फिशरमैन एंड एनिमल्स हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का लीडर बन गया। धीरे धीरे संदेशखाली के आसपास के डिस्ट्रिक्ट के अंदर शाहजहां शेख की पावर बढ़ती गई और ये एक लीगल गुंडा बन गया। शाहजहां शेख और उसके साथी और टीएमसी के अन्य लीडर उत्तम प्रसाद और शिवा प्रसाद हाजरा संदेशखाली के हर घर की छानबीन करते थे। घरों में से सुंदर महिलाओं को, युवा पत्नियों को और जवान लड़कियों को उठाकर अपने कार्यालय में ले जाया करते थे। वहां उन औरतों का रेप करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे और जब तक टीएमसी नेताओं का मन नहीं भरता था उन औरतों को छोड़ते नहीं थे। संदेशखाली की महिलाओं ने आगे एक शॉकिंग चीज बताई कि जिन महिलाओं को उठाकर ले जाया जाता था उनके पतियों का अपनी पत्नियों पर कोई हक नहीं होता था। उन पतियों को अपनी पत्नियों को जबरदस्ती छोड़ना पड़ता था। इसी वजह से गांव के मैक्सिमम आदमी गांव छोड़कर जा चुके थे। उनके पीछे हर रोज महिलाओं को सेक्सुअल हरेसमेंट का सामना करना पड़ता था। महिलाओं ने बताया कि शाहजहां की अनुपस्थिति पर कई वर्षों के बाद में उन्हें अपने अत्याचारों के बारे में बोलने का मौका मिला है। उसके बाद हजारों महिलाओं ने बांस के डंडे और झाड़ू लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और शाहजहां और उसके साथियों के अरेस्ट करने की मांग को लेकर पुलिस स्टेशन को घेर लिया। महिलाओं के प्रोटेस्ट करने के बाद वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने अपनी केरला की ट्रिप को कैंसिल करके संदेशखाली गए महिलाओं के अत्याचार के बारे में जानने के लिए। गवर्नर ने कहा कि मैंने जो देखा वो काफी शॉकिंग था, चौंका देने वाला था। संदेशखाली में जो भी हुआ वो समाज के हर नागरिक के लिए काफी शर्म की बात है। फिर गवर्नर ने होम मिनिस्ट्री को एक रिपोर्ट भेजी और उसमें कहा कि कानून चलाने वाले ही इन गुंडों के साथ मिले हुए हैं। पर ममता बनर्जी की गवर्नमेंट इतनी ज्यादा घटिया है कि वो शाहजहां जैसे नेताओं को, नहीं नेता नहीं, जैसे राक्षसों को बचाने की कोशिश करती है। वहाँ की पुलिस कहती है कि सेक्सुअल हरेसमेंट जैसी तो कोई चीज ही नहीं हुई। फिर पुलिस ने संदेशखाली के अंदर किसी की भी एंट्री प्रोहिबिटेड कर दी ताकि कोई भी एजेंसी या फिर ओपोजिशन संदेशखाली के अंदर जाकर न्यूज बाहर ना निकाल पाए। यहाँ तक कि जब स्टेट वुमेन कमीशन ने संदेशखाली का दौरा किया तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने भी संदेशखाली का दौरा करना चाहा पर पुलिस ने उनको रोकने के लिए भी बैरिकेड्स लगवा दिए। फिर जाकर कोलकाता हाई कोर्ट ने संदेशखाली से आर्टिकल 144 को हटाया ताकि जांच एकदम क्लियर हो पाए। अब संदेशखाली के अंदर इतना कुछ हो गया, गवर्नमेंट रेपिस्ट का साथ दे रही है, गरीब लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा। इसके अलावा अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो बीजेपी को कितने मिले थे? 6000 करोड़। कांग्रेस को कितने मिले थे? 1400 करोड़। अब इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि बीजेपी के पास 18 स्टेट है, ऊपर से सेंटर में भी है, तो 6000 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं है। कांग्रेस के पास भी 3 स्टेट है तो ये भी कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी के पास कितने स्टेट है? सिर्फ 1 स्टेट, और वो भी अभी 10 साल पहले ही आया है और उसी के अंदर इन्होंने 1600 करोड़ कमा लिए। तो सोचो कितना सारा करप्शन को इन्होंने माफ किया होगा। एक और केस, बंगाल के अंदर कितने सारे इलीगल रोहिंग्या घुसे पड़े हैं ये बात आप अच्छे से जानते हो, और ममता बनर्जी उन्हीं इलीगल रोहिंग्यों का आधार कार्ड बनाकर उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है। लेकिन स्टिल यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ तो एकदम प्योर डेमोक्रेसी है। 300 से ज्यादा बीजेपी वर्कर्स को मारा जा चुका है।
कि राजनीतिक हिंसा चरम सीमा पर है। 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर दी है। ये थी ममता बनर्जी की डिक्टेटरशिप। इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत की जाए। बाकी आप भी कमेंट करके बताओ ममता बनर्जी की डिक्टेटरशिप के बारे में आपको क्या लगता है। अब अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।